हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसके पहले हमने संविधान के तथ्य पढ़ा दिए थे। आप जाके वीडियो पढ़ा है, आप यूट्यूब चैनल पर देख लेंगे। उसी क्रम में साथियों अब संविधान की प्रस्तावना, चलिए हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना क्या होती है। तो देख सकते हैं संविधान की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करती है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। कई बार पूछा गया है 3 शब्द कौन कौन जोड़े गए थे। पहला क्या है, समाजवादी। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष। तीसरा है अखंडता। यही 3 शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। साथियों प्रस्तावना क्या है देख लेते हैं। उद्देशिका संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों व आकांक्षाओं का संक्षिप्त रूप है। अमेरिका का संविधान प्रथम संविधान है जिसमें उद्देशिका सम्मिलित है। भारत के संविधान की उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अगला नंबर, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित की गई। इस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए हैं, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो। प्रमुख संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। यानी संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो N.A. पालकीवाला ने। अब आगे देखिए साथियों, अब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है संविधान का वाक्य जिसको सभी व्यक्ति को याद होना आवश्यक है। अब प्रस्तावना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना, विचार, मत, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, पद और अवसर की समानता देना, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता स्थापित करना। आवश्यक तत्व में साथियों उद्घोषित करती है कि भारत संप्रभुता भारत के लोगों में समाहित है। उद्घोषित करती है कि भारत भारतीय राज्य की प्रकृति संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक है। उद्घोषित करती है कि भारत के लोगों का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्राप्त करना तथा बंधुत्व की भावना का विकास करना है। उद्घोषित करती है कि भारत
का नया भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया है। परिभाषिक शब्दों के भावार्थ ये देख लीजिए। हम भारत के लोग संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था के मूल आधार हैं। इन शब्दों का महत्व इस अर्थ में है कि अपने संपूर्ण इतिहास में पहली बार भारत के लोग इस स्थिति में हैं कि अपने भाग्य का निर्माण करने का निर्णय स्वयं कर सकें। यह शब्दावली क्या है? भारतीय समाज के अंतिम व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है कि हमारे भारत और उसकी व्यवस्था का स्वरूप क्या है या क्या हो। ध्यान रहे कि इससे पूर्व सभी अधिनियमों ब्रिटेन ने पारित किया था। जबकि यह संविधान भारत की प्रमुख प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा ने भारत के लोगों की ओर से अधिनियमित किया था। संप्रभुत्व क्या है? इस शब्द का अर्थ है कि भारत ने अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। अन्य कोई सत्ता इसे अपने आदेश के लिए विवश नहीं कर सकती। भारत स्वतंत्र होने के बाद से 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से की थी, अतः यह भारत की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है। समाजवादी क्या है? यह शब्द एक विशिष्ट आर्थिक व्यवस्था का घोतक है। इसमें राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के माध्यम से पूरे समाज का अधिकार होने को मान्यता दी जाती है। यह पूंजी तथा व्यक्तिगत पूंजी पर आधारित आर्थिक व्यवस्था पूंजीवाद की विपरीत संकल्पना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए जाने से पूर्व यह नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान में शामिल था। अब अगला साथियों, नीति निर्देशक अब नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से शामिल होने था। समाजवादी शब्द का उद्देशिका में सम्मिलित करना हमारे लिए राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य के अनुरूप है। अब इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष क्या है? यह शब्द घोषित करता है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता है। इससे यह भी घोषित होता है कि भारत सभी धर्मों का आदर सम्मान के रूप में करता है। सभी नागरिक अपने व्यक्तिगत विश्वास, आस्था और धर्म का पालन, संरक्षण और संवर्धन करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह शब्दावली भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में सम्मिलित की गई। यद्यपि पंथ निरपेक्षता के मूल तत्व संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में समाहित है। लोकतंत्रात्मक यह अत्यंत व्यापक अर्थों वाली शब्दावली है। इससे ध्वनित होता है कि आम आदमी की आवाज़ महत्वपूर्ण है। शासन प्रणाली हो या समाज व्यवस्था, सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य का तात्पर्य यह घोषित करता है कि हम सभी समान हैं तथा क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए अपने वर्तमान और भविष्य के उद्देश्यों, नीतियों को तय करना हम सबका समान अधिकार है। अगला पॉइंट है उद्देशिका में प्रमुख लोकतंत्र शब्द भारत को लोकतंत्रात्मक प्रणाली का राष्ट्र घोषित करता है। भारत ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत संसदीय प्रणाली को अपने ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर चुना। अब गणराज्य क्या है? अब गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है कि राष्ट्र का प्रमुख या अध्यक्ष नियमित अंतराल पर नियमित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ब्रिटेन में वंशानुगत आधार पर राजा या रानी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व हारते हैं, जबकि शासन की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। ये करते हैं। अगला पॉइंट, भारत में गणराज्य तत्व व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र और शासन का प्रमुख एक ही पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय उद्देशिका भारत के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य की घोषणा करती है। अगला पॉइंट है
न्याय का सामान्य अर्थ होता है कि भेदभाव की समाप्ति, राजनीतिक न्याय सहित आर्थिक और सामाजिक न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए नीति निर्देशक तत्व भाग चार में नीति निर्देशक तत्व हैं। अधिकारों भाग 3 अधिकार किसमें है? भाग 3 में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। अगला पॉइंट सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का लक्ष्य 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। अब अगला पॉइंट विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इस शब्द का नकारात्मक अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव, जबकि सामान्य अर्थ होता है व्यक्तिगत विकास हेतु समान अवसरों की उपलब्धता। अगला पॉइंट उद्देशिका में वर्णित इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इस शब्द का तात्पर्य है कि अतार्किक विशेषाधिकारों की समाप्ति, आगे बढ़ने के समान अवसर तथा मानव होने के आधार पर सभी समान हैं। इससे संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 3 और भाग 4 में उल्लिखित है। अब अगला पॉइंट है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। बंधुता शब्द राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच भावात्मक संबंधों को दृढ़ करने का आदर्श प्रस्तुत करता है, जैसा कि परिवार के सदस्यों के बीच में होता है। अगला पॉइंट भावात्मक एकता के अभाव में न तो व्यक्ति के सम्मान की रक्षा की जा सकती है और न राष्ट्र की एकता और अखंडता संरक्षित रह सकती है। अगला पॉइंट अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में शामिल किया गया है। वस्तुतः स्वतंत्रता, समता और बंधुता का उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति 1889 से प्रभावित है। उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है या नहीं, इस नहीं के संदर्भ में न्यायिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में संविधान की प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के मन को खोलने की कुंजी है। अगला पॉइंट है साथी को 1960 के बेरुबाड़ीवाद में यह प्रश्न निर्णय हेतु सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि उद्देशिका संविधान के उद्देश्यों की संघीभूत रूप है तथा संविधान निर्माताओं के लक्ष्यों की कुंजी है, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं। 1973 के केशवानंद भारती वाद और 1995 के LIC वाद में सर्वोच्च न्यायालय अपनी पूर्व की मान्यता के विपरीत माना कि उद्देशिका संविधान का भाग है, क्योंकि संविधान अनुच्छेदों में वर्णित प्रावधानों की व्याख्या में सहायक है। अगला पॉइंट है केशवानंद भारती के वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान के किसी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। संविधान सभा ने भी सभी भागों को अधिनियमित करने के बाद उद्देशिका को संविधान के भाग के रूप में अधिनियमित किया गया था। अतः उद्देशिका संविधान का भाग है, परंतु इसे न्यायालय में संवैधानिक की परिस्थिति के प्राप्त नहीं है। अब उद्देशिका क्या है? संशोधन योग्य है या नहीं के संदर्भ में न्यायिक निर्णय। इसकी प्रकृति ऐसी है कि इनका प्रवर्तन न्यायालय में नहीं हो सकता, अर्थात यह न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। अगला साथियों पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया सन्निहित है, यानी 368 संविधान संशोधन वाला अनुच्छेद है। 1973 अगला पॉइंट 1973 केशवानंद भारती वाद में उद्देशिका के संशोधन योग्य होने या न होने का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया तो न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का भाग है, अतः यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधनीय है, लेकिन एक शर्त रखी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन से संविधान के मूल तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अतः उद्देशिका संशोधन योग्य है और यह शक्ति मात्र संसद को प्राप्त है। संविधान के मूल तत्वों के प्रतिबंध के अंतर्गत रखते हुए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़े गए। उद्देशिका का महत्व।
संविधान के मूल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन की अभिव्यक्ति है। अगला पॉइंट है संविधान निर्माताओं के महान और आदर्श विचारों की कुंजी है। अगला पॉइंट सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। अब अगला पॉइंट है के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली है। अब अगला पॉइंट है सर अर्नेस्ट वर्कर ने उद्देशिका को अपने सामाजिक राजनीतिक विचारों की कुंजी माना तथा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में आमुख के रूप में शामिल किया। अगला पॉइंट है एम हिदायतुल्लाह के अनुसार उद्देशिका हमारे संविधान की आत्मा है। अन्य तथ्य क्या है? अगला पॉइंट है संविधान का दार्शनिक आधार पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव अमेरिकी प्रस्तावना पर आधारित। अगला पॉइंट संविधान सभा में प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946, सर्वसम्मति से स्वीकार 15 दिसंबर 1946 संविधान की आत्मा अगला पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अगला पॉइंट प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन फिर अगला पॉइंट 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला पॉइंट है उच्चतम न्यायालय के अनुसार एक प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी। नंबर 2 भारत के लोगों के आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रतीक। अगला पॉइंट है बेरुबाड़ी मामला 1960 प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं लेकिन भारतीय संविधान की कुंजी माना गया है। अगला पॉइंट है गोकुलनाथ वाद 1969 में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा कि यदि विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त किसी शब्दावली पर कोई शंका हो तो उसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? विश्वसनीय तरीका यह है कि उसके मूल निहित भावनाओं आधार कारणों पर विचार करने के लिए संविधान की प्रस्तावना का आश्रय लिया जाए। केशवानंद भारती मामला 1973 प्रस्तावना के संविधान का हिस्सा है और संवैधानिक संशोधनों के अधीन माना गया कि बोम्मई मामला 1993 प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। साथियों, ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हैं। तो आप लोग इतनी देर जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।